नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केजीएमयू पहुंचे। यहां पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया, कोरोना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, कोविड से निपटने के लिए तैयारियों को देखा, साथ ही कोविड वार्ड के साथ साथ कोविड टीकाकरण की जानकारी भी ली। हॉस्पिटल में है 1% से कम, 1% से कम लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में गए हैं। हॉस्पिटल में भी वही लोग गए हैं जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित रहे हैं या पहले से हॉस्पिटल में भर्ती थे और वहां पर इन्फेक्शन उनके साथ आया है। हॉस्पिटल में भी जो लोग हैं उसमें ज्यादातर लोग सामान्य ऑक्सीजन में है, आइसोलेशन वार्ड में है। वेंटिलेटर में भी आने वाले या एचएफएनसी की सुविधा का में एचएफएनसी की में बहुत कम लोग आए हैं और यह दिखाता है कि वायरस कमजोर पड़ रहा है। 15 से 17 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए हम लोगों ने 51,37,909 युवकों को ये वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करवाई हैं। 60 वर्ष से ऊपर के कोमॉर्बिड या किसी बीमारी से ग्रसित उन बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को, ऐसे 3 या हेल्थ वर्कर्स को अब तक 3,87,000 की बूस्टर डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो 18 वर्ष से अधिक आयु के जो भी इसके लिए एलिजिबल पर्सन थे, उन लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लगभग 14.25 करोड़ यानी 13,75,00,000 से अधिक वैक्सीन की डोजेस, फर्स्ट डोज लेने वाले, सेकेंड डोज लेने वाले 8,60,00,000 से अधिक लोग प्रदेश के अंदर हैं। और लखनऊ को मैं खासतौर पर इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि यहां पे फर्स्ट डोज लेने वाले 100% से अधिक हम लोगों ने इस लक्ष्य को यहां पे प्राप्त किया है। प्रदेश में जो अद्यतन स्थिति है वह 1 लाख से अधिक, प्रदेश के अंदर 1,03,000 एक्टिव केसेज हैं, जिसमें से 1,01,000 से अधिक होम आइसोलेशन में है। यानी आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर 1% से कम लोग हॉस्पिटल में हैं। और यही स्थिति लखनऊ की भी है। लखनऊ में कुल 2,300 पॉजिटिव केस आज आए हैं, जिसमें 16,300 एक्टिव केस हैं। और अगर हम होम आइसोलेशन का देखेंगे तो 16,200 मामले अपने घर में ही उपचार करा रहे हैं। सेकेंड वेव की तुलना में काफी कमजोर है, यद्यपि संक्रमण इसमें तीव्र है, लेकिन अगर हम इसकी देखें तो यह दूसरी वेव की तुलना में कम खतरनाक है। और इसीलिए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के अलावा सामान्य जनजीवन को चलने दिया है। हाँ, सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। एक बीमारी है, बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को हर हाल में इस प्रकार के संक्रमण से बचाना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वह सामाजिक न्याय की प्रतीक है। समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर एक व्यक्ति जिसने भी सूची को देखा है एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ
भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबके विकास के नारे को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हां, समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलक। तो वहीं योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने सपा की सदस्यता ली। सपा में शामिल होने के बाद में दारा सिंह चौहान ने कहा कि दलितों पिछड़ों ने बीजेपी की सरकार बनवाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दलितों पिछड़ों के हितों की ही अनदेखी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने के जो संविधान बनाए उनके साथ छेड़छाड़ की गई तो उन्होंने सरकार और बीजेपी को छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के सभी पिछड़े समाज के तमाम, मेरे समाज के तो कोई बचा ही नहीं किसी दल में है, सारे पिछड़े समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग भारी संख्या में आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ में अपनी बात को समेट के रखना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, जिस तरीके से इस प्रदेश का पूरा पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोगों ने आज जो सड़कों पे घूम रहा है नौजवानों पे रोजगार पाने के लिए पूरी तरीके से समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरीके से किसान अपनी लहलहाती फसल के लिए समर्थन दिया था, आज रात में, जाड़े की रात में जिसे अपने घर में सोना चाहिए, आज जानवरों से रखवाली करने के लिए अपने खेत पे सो रहा है चारपाई लगा करके। कितनी पीड़ा होती होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज पूरी तरीके से आज जिस पिछड़े समाज के जिस तरीके से टीचर भर्ती में आपने देखा, कई महीनों से जाड़ा, बरसात, गर्मी में उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, जिनकी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश हो रही है। एक नहीं 28 संगठनों के लोग आज जाके देख लिए इको पार्क में, आज कई महीनों से अपनी मांग को लेकर के जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। मैं तो कहना चाहता हूं, पूरी तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। और मैं तो कहता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का चरणबद्ध तरीके से मतदान करने का जो समय निर्धारित है, मैं तो कहता पूरे प्रदेश के लोग, सभी लोग, पिछड़ा, दलित, तगड़ा, हर समाज के लोग, नौजवान, किसान, अगर आज बस चल जाए, इलेक्शन कमीशन कर दे आज मोहर लगाने के लिए, तो कल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भारी वोट से बनाने का काम करेगा। ये सोच है। मैं तो कहता हूं कि साथियों, जिस तरीके से
हमको लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्या करते रहे। साथियों, 5 साल तक इंतजार हम लोग करते रहे, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, बड़ी धैर्य रखते हैं, बड़ा भरोसा करते हैं। लेकिन जब भरोसे की बुनियाद उनकी हिलने लगी, भरोसे की बुनियाद जब उनके डगमगाने लगी, जब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने लगा, जब आरक्षण से छेड़छाड़ करने की साजिश होने लगी, जब पूरे प्रदेश के कोने से त्राह मचने लगा, तब हमने देखा कि पूरी तरीके से जब इस प्रदेश में पूरे पिछड़े समाज के हित की अनदेखी हो रही है, बड़े पैमाने पर दलित समाज जिनको समर्थन दिया था उनके साथ अनदेखी हो रही है, पूरी तरीके से बाबा साहब ने संविधान का जो दस्तावेज दिया था, जिसे हमें हक और अधिकार से जीवन जीने का हक दिया था, उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जब साजिश हो रही थी, तब हमने निर्णय लिया। तब हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर से इस प्रदेश में गरीबों की। तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आप राजनीति की गंदगी पर झाड़ू लगाएगी, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानी को राजनीति के केंद्र में मुद्दे के रूप में लाने के लिए आप 403 सीट पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा इसमें 150 सीटों का चयन केजरीवाल जी ने किया है। 403 में से 150 प्रत्याशियों की सूची जारी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में बदलाव की नई राजनीति के लिए राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानी को राजनीति के केंद्र में मुद्दे के रूप में लाने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से लगभग 150 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में केंद्र के हमारे नेताओं ने लिया है और स्वीकृति दी है। तो आज 403 में 150 प्रत्याशियों की पहली सूची आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की जा रही है और बाकी प्रत्याशियों की सूची भी जल्द जारी की जाएगी। इन 150 उम्मीदवारों में जिसका चयन अरविंद केजरीवाल जी ने और पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, उनमें शिक्षित, योग्य और अच्छे उम्मीदवारों का चयन करने का पूरा प्रयास हम लोगों ने किया है। एमबीए की शिक्षा प्राप्त कर चुके 8 उम्मीदवार हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 38 उम्मीदवार हैं। डॉक्टर 4 उम्मीदवार हैं। पीएचडी 8 उम्मीदवार हैं। इंजीनियर 7 उम्मीदवार हैं। बीएड 8 उम्मीदवार हैं। सरकार के सारे अधिकारियों के सामने हत्या हो गई, वहां राजेश यादव जी, हम सारे लोग उस परिवार के साथ खड़े हुए। हाथरस में गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया। अरुण वाल्मीकि को थाने में पीट पीट के मार दिया गया। इसी रायबरेली में मोहित कुमार को लालगंज थाने में पीट पीट के मार दिया गया। 5 वर्षों तक आप लोगों ने मंत्री रहते हुए एक सवाल नहीं उठाया इन मुद्दों पर, एक सवाल नहीं उठाया। देश के राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। दलित समाज के बस्तियों में जाने से पहले योगी जी शैंपू और साबुन से नहलवा के अपमानित करने का काम कर रहे हैं। पिछड़ों और दलितों का अपमान तो भाजपा आज से नहीं, सदियों से करती आ रही है। आप गए क्यों उस दल में भाई? उस कीचड़ में क्यों गए आप? ये जानकारी 94 वर्ष पुरानी है। तो इसलिए चुनाव को नकली मुद्दों पर घुमाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, असल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। शिक्षा उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे मिलेगी, इलाज कैसे फ्री मिलेगा, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी, ये बोलना पड़ेगा आपको।
और इस पे अपना विजन रखना पड़ेगा। 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे मिलेगी, कैसे 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, हम तो इस पे बात कर रहे हैं और हम पूरा चुनाव इन मुद्दों पे लड़ेंगे। आप कुछ पूछ रहे थे। संजय जी, आपकी पार्टी से किसका चेहरा होगा मुख्यमंत्री के लिए? वो अभी कोई विषय नहीं है और अभी हम लोग सिर्फ अपने कैंडिडेट्स के अच्छे कैंडिडेट्स के चयन में और अपने मुद्दे जनता तक पहुंचाने के अभियान में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने घर घर पर्चा, घर घर चर्चा का अभियान चला रखा है। हर विधानसभा में न्यूनतम 5-5 लोगों की 20 टीम बनाई जा रही है और वो डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से लोकतंत्र के मालिक मतदाताओं के पास जाकर अपना पर्चा पहुंचा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम 23 महीने की जेल काटने के बाद रिहा होकर अपने गृह जनपद रामपुर पहुंचे, जहां पर घर से चंद कदम के फासले पर भारी पुलिस फोर्स ने उन्हें रुकने का इशारा किया, जिस पर वो पुलिस पर तंज कसते नहीं चुके। वहीं इसके अलावा मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। अब्दुल्ला की रिहाई की खबर से उनके घर को दुल्हन की तरह लाइटों से सजाया गया। हमारे साथ तो जितनी ज्यादती हो सकती थी होली, भैंस चोर है, बकरी चोर है, जो जात की और जो रह गई है वो भी कर लो, लेकिन चलो हम नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर वाला है, आज नहीं कल इंसाफ जरूर करेगा इंशाअल्लाह। तो वहीं समाजवादी पार्टी से अलीगढ़ विधानसभा 74 छर्रा से टिकट मांग रहे ठाकुर आदित्य ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। ठाकुर आदित्य ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें आनन फानन में हिरासत में लिया। तो वहीं इस पर सपा अधिवक्ता सभा के शमशेर सिंह जगरान ने कहा कि इस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। उनका कहना है कि चुनाव में समाजवादी पार्टी की बढ़त को देखते हुए बीजेपी ने इस व्यक्ति को सपा कार्यालय पर भेजा है। और यह व्यक्ति ना तो पूर्व विधायक था, ना ही इसको कभी जो है टिकट की घोषणा हुई थी। यह एक जो है सोची समझी रणनीति के तहत आया है, कह रहा है कि टिकट कट गया है, जब इसको कभी टिकट मिला ही नहीं था, ना टिकट की घोषणा हुआ, तो टिकट कटा कब? तो ये आवेदक था क्या ये? जी, आवेदक भी नहीं है, ना इसकी रसीद कटी है, ना ये पार्टी का जो है आजीवन सदस्य है, और ना ही पिछले बार कभी एमएलए रहा है, किस विधानसभा से मांग रहे थे टिकट? ये छर्रा से कह रहा है, लेकिन ये जो है ना तो अप्लाई किया था, ना ही हमारी नीतियों के तहत है, ना ये समाजवादी पार्टी का जो है सक्रिय सदस्य है, ना ही समाजवादी पार्टी का आजीवन सदस्य है, ना ही समाजवादी बुलेटिन का हमारा सदस्य है, ना ये कभी जो है टिकट मांगा था, ना इसको कभी घोषणा हुई। तो जब कभी टिकट मिला ही नहीं तो टिकट तो। वहीं लखनऊ में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के अराइवल गेट के सामने नशे की हालत में धुत एक पुलिस हेड कांस्टेबल का तांडव देखने को मिला। पुलिस मुख्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल दीपक सिंह चौहान ने नशे की हालत में अचानक बुलेट से एयरपोर्ट पर पहुंचकर एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ जवानों से बदतमीजी की। हेड कांस्टेबल दीपक सिंह चौहान को नशे की हालत में देखकर सीआईएसएफ के जवानों ने हेड कांस्टेबल को घेर लिया। जब दीपक सिंह से पूछताछ की गई तब पता चला कि वो हेड कांस्टेबल है, जिसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने एयरपोर्ट चौकी इंचार्ज को इसके बारे में जानकारी दी। तो पुलिस हेड कांस्टेबल का तांडव देखने को मिला। नशे में धुत था हेड कांस्टेबल। जब एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने उससे पूछताछ की तब मालूम चला कि ये हेड कांस्टेबल है, और ऐसे में यहां पर जवानों ने शिकायत की और यहां पर एयरपोर्ट इंचार्ज को इस पूरे मामले में जानकारी दी। तो ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब हेड कांस्टेबल नशे में धुत एयरपोर्ट के गेट पर पहुंचा।
यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि योगी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में बड़े स्तर पर लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस बीच उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन जब प्रदेश में आई तो कुछ लोगों ने इसे बीजेपी की वैक्सीन बताकर कहा कि ये लगवाएंगे नहीं, लेकिन अब अखिलेश यादव के पिताजी ने वैक्सीन लगवा ली है। वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन भाभी को समझाना चाहिए कि अखिलेश को भी वैक्सीन लगानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल बीजेपी का है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में लगवा लें, वो तो बीजेपी का नहीं है। वैक्सीनेशन का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। अब तक 157 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। आज लगभग 66 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। 91 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज लगाया जा चुका है। आप सबको याद दिला दें, पिछले साल 16 जनवरी को ही कोरोना की टीकाकरण के अभियान की प्रारंभ किया गया था और हर दिन औसतन 43 लाख डोज लगाई गई। देश में 76 करोड़ से अधिक महिलाओं को वैक्सीन लग चुकी है। ग्रामीण इलाकों में कोविड टीकाकरण केंद्रों में 99 करोड़ से अधिक डोज दी गई। से कम उम्र के बच्चों के लिए पूरे देश के अभिभावकों की चिंता थी। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने में कतरा रहे थे। जो हमारे हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो 9th के विद्यार्थी हैं, जो 8th के विद्यार्थी हैं, जो इंटरमीडिएट में जा रहे विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे? उनका बोर्ड का इम्तिहान है, उनको जीवन के अगले चरण की तैयारी करनी, उनको ग्रेजुएशन की तरफ जाना है और बगैर वैक्सीनेशन किए उनको कैसे माता पिता स्कूल भेजेंगे? एक माता पिता की चिंता, एक गार्जियन की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की, जैसे पूरा देश उनको अपना गार्जियन मानता है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा देश के करोड़ों माता पिता की तरफ से, गार्जियन की तरफ से, कि हमें कुछ हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो। हमारे माता पिता की भूमिका, हमारे गार्जियन की भूमिका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अदा की, जैसे घर का एक अभिभावक था। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना की रफ्तार तेज होती हुई नजर आ रही है और लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, एक दिन में गई 4 लोगों की जान। 5031 आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में तेजी से कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है और शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारी कर रहा है। आगे आने वाले समय में संसाधनों की कमी न होने पाए, इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी भी लगातार जारी है। वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बीच जो ताजा अपडेट है, ताजा आंकड़े जो हैं कोरोना के, वो डराने वाले हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक दिन में 4 लोगों की जान गई है। 5031 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, प्रदेश में लगातार कोरोना की रफ्तार तेज होती हुई नजर आ रही है। मामले कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन में 4 लोगों की जान गई है कोरोना से और 15,743 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। 5031 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि कोरोना प्रदेश में लगातार अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है और इसी के साथ बात की जाए अगर ताजा अपडेट की, तो ये आंकड़े आपको बता देते हैं। एक दिन में 4 लोगों की जान गई है। 5031 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वहीं कोरोना के केस अब लगातार बढ़ रहे हैं। 15,743 कोरोना के मामले सामने आए हैं।
चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।